हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के कंटिन्यू सीरीज के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि दो महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध अगर बात करें कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद अंग्रेज़ जो थे उन्होंने भारत में अपनी सत्ता लगभग हासिल कर ली थी। और इसके साथ साथ कि मैंने आपको बताया था 1773 का जो एक्ट था उसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था। तो 1773 एक्ट जो बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कुछ कमियां थीं, उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करते हैं। पहला एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का है, इसे संशोधित अधिनियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना अगर आपसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट पूछता है या फिर संशोधित अधिनियम 1781 के बारे में कुछ भी पूछता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर बात करें इसके बारे में तो इसके अनुसार जो ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था या संशोधित अधिनियम, इसके अनुसार कि जो कलकत्ता बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कानून बनाने का अधिकार किसको मिला है, कि कलकत्ता सरकार को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मिला, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इससे भी क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, चाहे आपका यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, कभी पॉइंट वाइज पूछ देता है, कभी वन लाइनर के रूप में पूछ देता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया है। इसके साथ साथ पूछा गया है कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें उसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को, यानी गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी यानी जो उसकी एग्जीक्यूटिव थी, गवर्नर की काउंसिल थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से किस अधिनियम के तहत अलग कर दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें कि जो राजस्व और राजस्व वसूली का अधिकार था, जो राजस्व और राजस्व वसूली का जो अधिकार था उसे भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। यानी इसको कौन डील करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अधीन मैंने बताया था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, तो ध्यान रखिएगा कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसके तहत जो प्रांतीय न्यायालय थे ये सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। यानी कहने का मतलब है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन से इनको अलग कर दिया गया था। तो ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा इसको। कि पहली चीज़ कि इस अधिनियम के अनुसार कलकत्ता की सरकार बंगाल और बिहार और उड़ीसा, कलकत्ता की जो गवर्नमेंट है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी। दूसरी चीज़, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी कौन होगी, उसकी काउंसिल होगी, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। तीसरा, राजस्व और राजस्व वसूली का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, जिसकी स्थापना 1774 में हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इल्जा इम्पे थे और 3 और न्यायाधीश थे। टोटल 4
सदस्यीय जो है ये न्यायाधीश बने हुए थे। अब इसमें अगर बात करें प्रांतीय न्यायालय, एक और चीज़ और मैंने बताई कि प्रांतीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। अगर इन्हें अपील करनी होती तो कहाँ जाते, तो ये गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में अपनी अपील कर सकते थे। जी का मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल से है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट से रिलेटेड। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया क्यों था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि 1773 में जो के एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए, कोई भी एक्ट कंप्लीट नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ खामियां होती ही हैं। तो उसको एक्ट में जो उसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया। अब जब 1781 का जो एक्ट बना इसमें भी कुछ न कुछ कमियां रह गई, तो इसको दूर करने के लिए 1781 के बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जो पिट्स एक्ट बोलते हैं इसको 1784 का, इसमें जो है ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुई। दोहरे प्रशासन का मतलब क्या है कि एक तरफ आपके बन गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कहीं कहीं पे इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, जो कि व्यापारिक मामले देखते थे। दूसरा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनीतिक और सैन्य मामले देखते थे। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक और सैन्य मामलों के लिए थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ये व्यापारिक मामलों के लिए थे। इसमें भी लूप होल होगा, अभी बताता हूँ मैं इसके बारे में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें गवर्नर जनरल जो था उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल थी जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे। इसमें 4 मेंबर होते थे, 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। उसमें कितने मेंबर होते थे, 4 मेंबर होते थे। 1781 में मैंने आपको बताया। और इसके तहत कब, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इसको 3 सदस्यीय काउंसिल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए जो उसकी सहायता करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, अब कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जिसमें 4 मेंबर से 3 कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 4 मेंबर होते थे उसको 3 कर दिया गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, उसके जो कर्मचारी थे वो दिन पर दिन मालामाल होते जा रहे थे, और कंपनी का जो है कंपनी लैप्स की तरफ होती जा रही थी। तो हुआ क्या, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा अब अगर कोई कंपनी में रिक्रूटमेंट होता है, यानी कोई भी अगर नियुक्त होती है, तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी। कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, इनके द्वारा कोई भी नियुक्त अगर होगी कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो इनके द्वारा होगी। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय की टेरिटरी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। रिक्रूटमेंट जो भी होगा ईस्ट इंडिया कंपनी में वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही होगा। तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय की टेरिटरी, चाहे वो भारत के क्षेत्र में हो या भारत के बाहर हो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और द आउटसाइड द इंडिया, उसे 2 महीने के अंदर डिस्क्लोज करना ही होगा। आपको 2 महीने के अंदर डिस्क्लोज करना ही होगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत। ये सारे जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आया तो इसे एक वर्ड यूज़ किया गया कि ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया। इसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया किस एक्ट के माध्यम से हुआ, तो ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके माध्यम से हुआ। अब अगर बात करें जो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें क्या लूप होल थी, तो इसमें देखिए पहली चीज़ लूप होल्स जान लेते हैं क्या लूप होल थी। तो जो गवर्नर जनरल था, इसमें इस एक्ट में भी एक खामी थी कि ये भी नहीं बताया गया कि गवर्नर जनरल आप जो बंगाल है ये किसको रिपोर्ट करेगा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को करेगा या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को करेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की पिक्चर भी सामने आ गई थी। तो ये लूप होल था। इसके बाद जो चार्टर एक्ट बनाए जाएंगे 1813 का और 1833 का, इसके प्रावधानों को वहाँ पे वर्णन किया जाएगा। एक चीज़ और जान लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसमें कितने मेंबर होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इसमें 6 मेंबर यानी 6 सदस्यीय जो ये समिति थी 6 सदस्य थी।
कौन कौन होते थे 6 सदस्य? नंबर 1 सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दूसरा चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, 2 मेंबर हो गए, और 4 मेंबर जो होते थे ये प्रिवी काउंसिल के होते थे। आपको मैंने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जब कोई भी डिसीजन उस सुप्रीम कोर्ट से दिया जाता था और कोई भी व्यक्ति उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं होता था तो उसके अगेंस्ट अपील कहाँ होती थी? उसके अगेंस्ट अपील प्रिवी काउंसिल यानी कि जो लंदन में बैठती थी, ब्रिटेन में बैठती थी, वहाँ पे होती थी। तो जो 4 मेंबर होते थे ये प्रिवी काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिवी काउंसिल से होते थे। एक इसमें से चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था और एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता था। तो यानी बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स 6 सदस्यीय समिति थी। तो ये सारे फैक्ट मैंने कवर किए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इनमें बता तो दिया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे ये आपके कॉमर्शियल यानी कि ट्रेड को देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होंगे ये राजनीतिक मामले और सैन्य मामले देखेंगे। लेकिन कहीं न कहीं इसमें एक लूप होल और ये था कि ये जो है जमींदारी सिस्टम में इन दोनों में अधिकार इनके जो दिए नहीं गए थे, यानी इनके ज्यूरिसडिक्शन को बताया नहीं गया था। तो कहीं न कहीं 2 लूप होल थे कि एक गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है, बंगाल का गवर्नर जनरल रिपोर्ट किसको करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को करेगा या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को करेगा। दूसरा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनके जो मामले थे राजनीतिक और सैन्य मामले तो ठीक थे, लेकिन कहीं न कहीं जमींदारी को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। इसके बाद इनकी ये जो एक्ट मैंने आपको बताया 1781 का एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं संशोधित अधिनियम 1781 यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट, इन दोनों एक्टों की कमियों को दूर करने के लिए आपके आगे की क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि चार्टर एक्ट का प्रावधान किया गया है। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इसे पसंद करते हैं आप, ये आपको लेक्चर पसंद आता तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।